हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमको प्रोवाइड कर दीजिए। टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी एक माध्यम से जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट हम लोग के पास होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, आप लोग कहना एकदम सही है, क्योंकि जब आप लोग के हाथ में एक पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में नहीं रहेगा, नोट्स के रूप में, तब आप लोग कैसे पढ़ पाइएगा। एक वीडियो को पॉज करके लिखना, स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सा कठिन कार्य है। फिर भी जब तक आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो केवल पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देना और उसको आप निकाल करके पढ़ लेना, ये उचित नहीं लगता। फिर भी मैं ये प्रयास करूँगा कि बीच बीच में जो भी हमसे बन पड़े, क्योंकि इतना वर्क होता है कि पीडीएफ बनाना, उसको लोड करना, उसको लिखना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि जहाँ उचित लगे, जहाँ हमको लगे कि नहीं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट देना ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन होता क्या है कि कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाता है, क्लास में कहीं पढ़ा रहा है टीचर, तो जब वो बोर्ड के सामने होता है, जो पढ़ा रहा होता है, तो बहुत सारे ऐसी बातें होती है कि वो जो बोर्ड पर लिखा होता है उसके अलावा भी उसमें और ऐड कर सकता है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे हो सकता है? फिर भी कुछ परसेंटेज 80%, 85% पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा, ये हमको विश्वास है। तो आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, उसको समझिए। पीडीएफ तो मैं डालूंगा ही, लेकिन जो सबसे उचित तरीका है वीडियो को देखना। देखने से क्या होगा ना कि आप लोग को याद हो जाएगा, और जो पीडीएफ लेकर रखिएगा घर पर, वो उतना नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए पीडीएफ में बीच बीच में देता रहूँगा, डालता रहूँगा, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए। हाँ, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक पूरे जीएस का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को वीडियो को पूरी इत्मीनान से, पूरे धैर्यपूर्वक उसको देखते जाना है, और पीडीएफ को मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। और ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, तब ही ना हमको पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोगों की इच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, हमको बहुत संतुष्टि मिलती है कि आप लोग कमेंट किए, और मैं भी उस कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। मैं उस भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं आप लोग को संतुष्ट कर सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग संतुष्ट होंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? भारत का भूगोल का जो पहला जो टॉपिक है, भारत का सामान्य परिचय। तो आज के लेक्चर में हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं भारत का सामान्य परिचय। पहली बात हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे भारत का सामान्य परिचय जो है, भारत के भूगोल का शुरुआत पॉइंट है। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि भारत का जो परिचय जो है पहला पॉइंट है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों का परिचय क्या है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है भारत का परिचय, लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों का परिचय क्या है, तो परिचय में पहले क्या दीजिएगा? पहले तो अपना नाम दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, उसके बाद में कोई अपना बताइएगा, लेकिन पहले तो अपना नाम दीजिएगा कि मेरा नाम ये है। उसी तरह से भारत का परिचय मतलब भारत का पहले नाम, भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा। तो इसके तहत हम लोग ये समझेंगे कि भारत के कितने नाम हैं, कैसे कैसे नाम ये पड़े, कौन कौन नाम ये दिए, तो उसका अध्ययन हम लोग नामकरण के तहत करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं भारत के परिचय में नामकरण पॉइंट की तरफ। तो नामकरण देखिए, भारत का नाम जो है 5 नाम है भारत के। पहला नाम क्या है? आर्यावर्त। भारत का पहला नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त भारत का नाम इसलिए पड़ा कि जब आप लोग इतिहास पढ़िएगा, वहाँ पर आप लोग देखिएगा आर्यों का आगमन, भारत में आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद होती है। तो आर्यों के आगमन के ही नाम से, चूँकि आर्य जो आए थे सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, तो उस आर्य के नाम से ही भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो पहला बात ये समझ लीजिए कि भारत का पहला नाम आर्यावर्त है, आर्यों के आगमन से इनका नाम पड़ा आर्यावर्त। दूसरा नाम है भारत। भारत नाम क्यों पड़ा?
क्योंकि आर्य जब यहाँ पर आए तो एक कबीले के रूप में आए। कबीला मतलब एक झुंड के रूप में आए, एक समूह के रूप में आए। तो छोटे छोटे समूह के रूप में यहाँ पर आए थे। तो उन समूहों के एक राजा थे, उसमें कोई शक्तिशाली हुआ, तो उन शक्तिशाली जो राजा थे उनका नाम भरत था। तो उन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और एक दूसरी बात यह है कि दुष्यंत पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनके नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा। इसलिए उस फैक्ट पर नहीं जाना है कि किसके नाम पर पड़ा। कहीं दिया है भरत जो दुष्यंत पुत्र थे उनके नाम पर, कहीं दिया है आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे भरत उनके नाम पर। इसलिए उस फैक्ट की तरफ उतना ध्यान नहीं देना है, केवल ये जानना है कि भारत का नाम कितने हैं। तो भारत यहाँ पर हुआ। तीसरा हुआ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया, यानी ईरानी यानी पारसियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। चूँकि इसलिए कि जो आर्य आए थे तो जिस क्षेत्र में पहली बार बसे वो क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे था, और ईरानी जो थे स को ह पढ़ते थे, तो सिंधु को हिंदू बोल दिए और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। इसलिए अगर ये पूछे कि हिंदुस्तान किसका नाम दिया हुआ है तो आप लोग सीधे ईरानी को सही कीजिएगा। अगला है इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों द्वारा, यानी ग्रीक, इसको अंग्रेजी में ग्रीक कहते हैं। यूनानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया। और एक अंत में है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप जो नाम है बौद्ध काल जब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में तो बौद्ध काल के अंतर्गत भारत का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि भारत का नामकरण, मतलब ऐसे भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में किसी का एक नाम नहीं होता है, 2 नाम 3 नाम 4 नाम होता है। उसी तरह से भारत का एक नाम नहीं है, इसका 5 नाम है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि भारत का 5 नाम कैसे कैसे हुआ, किसने दिया। इसलिए इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला नाम आर्यावर्त, दूसरा है भारत, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथा है इंडिया और 5वां जम्बू द्वीप। तो ये था भारत का नामकरण। अब हम लोग भारत के नामकरण से आगे चलते हैं। भारत की स्थिति क्या है, भारत की अवस्थिति क्या है, इसकी चर्चा अभी हम लोग करते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आकृति, भारत की आकृति कैसी है। जो भारत का आप लोग मैप देखते हैं किताब में, कल्पना कीजिए कि उसकी आकृति कैसी होती है। उसकी आकृति चौकोर है, उसकी दिशाएं निश्चित है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसका ये मतलब हुआ कि भारत एक चतुर्भुज आकार का है। भारत चतुष्कोणीय है, त्रिभुजाकार तो नहीं है, उसकी 3 भुजाएं तो नहीं है, उसकी 4 भुजाएं हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो देखिए आकृति है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये क्वेश्चन पूछता है, आ जाएगा ऑप्शन में त्रिभुजाकार, षटकोणीय, चतुष्कोणीय। तो आप लोगों को क्या करना है, चतुष्कोणीय सही करनी है। अगला है अवस्थिति। भारत की अवस्थिति यानी भारत विश्व में कहाँ स्थित है। अगर उसको मानचित्र पर दर्शाया जाए, भारत को अगर मानचित्र पर दर्शाया जाए तो भारत को हम लोग कहाँ देखेंगे, विश्व के मानचित्र पर भारत को हम लोग कहाँ देखेंगे। तो आप लोग शुरू के क्लास में, बचपन के क्लास में, 6ठा 7वां क्लास में आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। तब तक के लिए धैर्य रखिए। पहले आप लोग ये समझिए कि भारत की स्थिति कहाँ है विश्व के मानचित्र पर। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध जो होती है 2 है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। मतलब विषुवत रेखा के उत्तर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के साउथ यानी दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध। एक 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पूर्व होती है वो पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम होती है पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आप लोग मैप के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा, कमेंट में इसको लिखिएगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या है। तो भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है कि भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। एक तो है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, दूसरा है कि अगर एशिया के संदर्भ में देखा जाए, एशिया महादेश के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो भारत की स्थिति
दक्षिण एशिया के मध्य में है। तो अब हम लोग को ये समझना है कि दक्षिण एशिया है कहाँ। एशिया तो हम लोग समझते हैं एशिया महादेश है, लेकिन दक्षिण एशिया मतलब एशियाई जो देश हैं, तो एशिया के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश को शामिल किया गया है, तो वो दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। तो दक्षिण एशियाई देश में इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि दक्षिण एशियाई देश में भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका तथा मालदीव को अगर शामिल कर लिया जाए तो इन सारे देश को दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। चूँकि भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका तथा मालदीव को अगर मिला दिया जाए तो ये सारे देश दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दक्षिण एशियाई के मध्य में है, तो भारतीय उपमहाद्वीप तथा श्रीलंका और मालदीव को मिला दिया जाए तो दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। तो अब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। तो पहला तो हो गया भारत, तो यहाँ पर लिखते हैं भारत। दूसरा देश हो गया पाकिस्तान, तो यहाँ लिखते हैं पाकिस्तान। तीसरा देश हो गया बांग्लादेश, यहाँ पर लिखते हैं बांग्लादेश। चौथा देश हो गया भूटान, तो भूटान हो गया यहाँ पर। अगला देश है नेपाल, इसको नेपाल लिखते हैं। और अंत में है म्यांमार, तो यहाँ पर म्यांमार हो गया। ये है भारतीय उपमहाद्वीप के देश। भारतीय उपमहाद्वीप में 6 देश हैं जो भारत की सीमा को साझा करते हैं। एक भारत को छोड़ दिया जाए तो जितने भी 5 देश हैं, ये सारे देश भारत की सीमा को साझा करते हैं। इसमें चीन नहीं है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में चीन नहीं है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार ये भारतीय उपमहाद्वीप हैं। और इसमें श्रीलंका और मालदीव को अगर जोड़ दिया जाए तो दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है एशिया महादेश के संदर्भ में, तो दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसलिए अवस्थिति के अंतर्गत पहला है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और दूसरा है भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। तो अगर ये कोई पूछे कि भारत विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, तो आप लोग 2 पॉइंट याद रखना है। पहला उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और दूसरा मध्य एशिया दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। तो अभी आप लोगों ने देखा भारत के सामान्य परिचय के तहत कि भारत का नामकरण, उसकी आकृति और उसकी अवस्थिति, ये शुरुआती पॉइंट है कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसकी आकृति कैसी है, वो कहाँ स्थित है। तो इसके बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे इस भारत के सामान्य परिचय में, वो होगा भारत का विस्तार। तो भारत के विस्तार के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तरी पॉइंट को कौन है, दक्षिणी पॉइंट का क्या नाम है, पूर्वी पॉइंट का क्या नाम है और पश्चिमी पॉइंट का क्या नाम है, इस विस्तार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो हमको उम्मीद है कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत ही इत्मीनान और धैर्यपूर्वक आप लोग सुन रहे होंगे और आप लोग समझ भी रहे होंगे। और आप लोग इसको पेन और कॉपी को लेकर के आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, तभी आप लोगों के पास एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित नोट्स बनकर तैयार रहेगा। और PDF मैं कभी कभी बीच बीच में डालता रहूँगा जब हमको मौका मिले, जब हमको टाइम मिले, क्योंकि हमको भी बहुत सारे बुक का अध्ययन करना पड़ता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कोई एक बुक से नहीं है कि एक बुक पढ़ लिए वो उसको बता दिया आप लोग, नहीं, ये कोई एक बुक का निचोड़ नहीं है। आप लोग देखिएगा कि इसमें परीक्षावाणी का भी फैक्ट है, इसमें महेश कुमार बणवाल का भी फैक्ट है, इसमें यूनिक पब्लिकेशन का भी फैक्ट है, लुसेंट क्राउन तो खैर है ही, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो कहने का मतलब है सारे बुक को कंपाइल करना पड़ता है, सारे बुक को पढ़ना पड़ता है, सारे बुक को समझना पड़ता है और उन सारे बुक को समझने के बाद जो निचोड़ होता है वो आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो समय के थोड़ा सा अभाव के चलते मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है,
फिर भी मैं आप लोगों को जहां हमको लगेगा कि आप लोग को कठिनाई हो रही है, उसको लिखने में आप लोग को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रदान करूंगा, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप लोग देखिएगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास वर्कलोड कम होता जाएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ कंटिन्यू देते जाऊँगा और आप लोग पीडीएफ को इत्मीनान से पढ़िए। और इतनी सरल भाषा में, इतनी आसान भाषा में अब आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है जीएस पढ़ने के लिए, बस इसको देखते रहिए। और सबसे आसान भाषा है, सबसे सरल भाषा है। फिर भी आप लोग कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम वो तो देख तो रहे हैं ना वीडियो, देख करके तो उनको लग रहा है ना कहाँ दिक्कत हो रही है उनको, तब ना हमको लगेगा कि आप लोग कहाँ समस्याएं आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। आप लोग हमको बताइए, या कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, अगर ख़राब भी लगे तो भी कहिए, अच्छा भी लगे तो भी कहिए, जहाँ सुधार करना है वहाँ भी कहिए कि सर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे जो भी कहना है कहिए। क्योंकि ये जो चैनल है ये आप लोग का समर्पित है, एक हम लोग आपस में एक परिवार हैं। तो जब आप लोग हमको कमी बताइएगा नहीं, जब हमको आप लोग ये इंडिकेट कीजिएगा नहीं, तो अब हमको पता ही कैसे चल पाएगा आप लोग क्या चाहते हैं। इसलिए जो भी कहना है कमेंट में कहिए, या कॉल मैसेज जो भी है, जिस तरह से भी हो आप लोग हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत सारा मतलब पीडीएफ तो नहीं, कुछ आपको देने का प्रयास करूंगा। और आगे भी इसी तरह से हम लोग पीडीएफ बना करके आप लोग को देते रहेंगे। और इसके बाद भी आप लोग को तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को समस्याओं का समाधान करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे जो कल का लेक्चर होगा उसमें भारत का सामान्य परिचय के ही तहत हम लोग उसका विस्तार पढ़ेंगे। तो हम लोग कल के लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।